इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। नेक्स्ट चैप्टर इंपोर्ट क्या होता है। जीएसटी में जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है और उस पर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स देन आल्सो इट इज ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई और उस पर क्या होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। तो इंपोर्ट अंडर जीएसटी में बता रखा है कि इट इज ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई और इस पर क्या चार्ज होना है, आपका आईजीएसटी चार्ज होना है। इसके अलावा अगर आप कभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी डिलीवरी करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को कभी भी अगर आप डिलीवरी करते हो तो उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, उस पर भी क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। तो सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को, तो उसे क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई और उस पर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। ओके। अब देखो कभी भी अगर आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जीएसटी लॉ में एक नोटिफिकेशन पास हुआ है 12 जून 2017 को, जिसमें बता रखा है कि अगर आपके पास पैन नंबर भी है एंटिटी का, कोई जिस फर्म से आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस एंटिटी का जो पैन नंबर है दैट विल बी द सफिशिएंट, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो दैट जीएसटी नंबर विल बी सफिशिएंट। ओके। हम यहाँ पर जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले हैं वो गुड्स की इंपोर्ट की बात करने वाले हैं। देखो आप कभी भी गुड्स का इंपोर्ट करते हो तो इट इज ट्रीटेड एज ए इंपोर्ट, इट इज ट्रीटेड एज ए इंपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई एंड आईजीएसटी विल बी चार्ज्ड। केवल अभी तक आईजीएसटी कौन से गुड्स पे नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम इस पे रेट अप्लाई कर देंगे, बट अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई भी गुड्स इंपोर्ट करो, एक्सेप्शन क्या है इसका, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बाकी सभी गुड्स पे आईजीएसटी चार्ज होगा। ओके। तो देयर शैल बी लेवाइड टैक्स, एक टैक्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं, ऑन ऑल द इंटर स्टेट सप्लाई, सारी इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा गुड्स और सर्विसेज के, एक्सेप्ट क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 आईजीएसटी एक्ट का ये बताता है कि गुड्स इंपोर्ट करते हो आप, सप्लाई ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कभी भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया की टेरिटरी में, जैसे वो एंटर हो जाता है तो इट इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट, जैसे ही वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर चला जाता है तो वो इट इज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। कभी भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कभी भी अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्टली इंपोर्टर के प्लेस पे नहीं आता है, पहले वो कस्टम एरिया में जाता है और कस्टम एरिया पे फिर इंपोर्टर को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री वहां प्रेजेंट करता है कस्टम एरिया में, इंडिया के कस्टम एरिया में, और उसके बाद वो माल को छुड़ा के इंडिया के अंदर लेके आता है। क्लियर है। तो whenever we are importing the goods then the goods are not directly delivered to the importer, first of all the goods will be imported and it will be at the custom area, after that it will be informed to the importer that the goods have been raised in India and the importer will present the bill of entry, after that the goods will be delivered to the importer. Okay. तो यहाँ पर इंपोर्टर जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करता है तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी का साथ में पेमेंट करना है और उसके बाद वो गुड्स इंडिया में लेके जा सकता है। बट समटाइम्स क्या होता है, इंपोर्टर डोंट हैव द इनफ मनी टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी और ही डिडंट नीड सच मटेरियल, उसने जो गुड्स इंपोर्ट किया है वो उसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कस्टम एरिया में कुछ गोदाम बने हुए, वेयर हाउसेस बने हुए, तो वो गुड्स को वहाँ पर डिपॉजिट करा के रख सकता है, उसके रिगार्डिंग उसको रेंट पे करना होता है, साथ में एक बॉन्ड भर देना है कि मैं फ्यूचर में कभी यानी फ्यूचर में मैं कभी भी मना नहीं करूंगा जैसे ड्यूटी का पेमेंट करने में, यानी डिफॉल्टर नहीं रहूंगा, तो उससे एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है और उसके गुड्स को वेयर हाउसेस में रख लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस। यानी जब भी गुड्स इंपोर्ट होता है तो कस्टम एरिया में अगर वेयर हाउस में बॉन्ड भरवा के रख दिया जाता है तो इट इज नोन एज अ कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस। ओके। इसके अलावा जो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करता है कस्टम एरिया में वेयर हाउसेस में रखने के लिए, उसको बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी होती है कि मेरा गुड्स आप क्या करो यहाँ पर कस्टम वेयर हाउसेस में रख लो, तो उस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं इन टू बोन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं, इन टू बोन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑन द गुड्स सप्लाइड व्हेन डिपॉजिटेड इन द कस्टम बोन्डेड वेयर हाउसेस। तो कस्टम बोन्डेड वेयर हाउसेस में जब भी गुड्स रखे जाते हैं तो इस केस में आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी। तो कस्टम एक्ट 1962 जो है वो परमिट करता है गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड इनटू इंडिया टू बी डिपॉजिटेड इन द बोन्डेड वेयर हाउसेस on filing into bond bill of entry without payment of duty. Okay. The importer is at liberty to transfer the ownership of such goods, और importer के पास ये पावर होता है कि वो यहाँ पर उस गुड्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर इंपोर्टर के पास ये लिबर्टी है टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ सच गुड्स टू द अनदर पर्सन, उस वो किसी और पर्सन को, इन कस्टम वेयर हाउसेस में माल रखा हुआ है, लाइक मिस्टर ए है, इंपोर्टर है, उसने माल खरीदा, उसका माल कस्टम वेयर हाउसेस में रखा हुआ है और उसके पास मिस्टर बी आया कि मेरे को भी गुड्स चाहिए, तो मिस्टर ए ने बोला कि मेरे पास पड़ा हुआ है कस्टम वेयर हाउस में, तुम ले लो, तो मिस्टर ए ट्रांसफर द ओनरशिप टू द मिस्टर बी एंड द गुड्स इज डिपॉजिटेड इन द कस्टम वेयर हाउसेस, गुड्स ऑलरेडी वहीं पे रखा हुआ है, तो अब कस्टम वेयर हाउस में रखा हुआ माल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिया, तो क्या उस पर इनवॉइस इशू होगा,
क्या उस केस में आपके जीएसटी लगेगा? तो इस केस में ये बोला जाता है कि अगर कस्टम बोर्डेड वेयर हाउसेज में ही रखा हुआ है गुड्स, अभी तक वो इंडिया के अंदर नहीं लाया गया, तो इस केस में अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ऑनरशिप ट्रांसफर भी हो जाए तो उसे इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई और उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पर कस्टम बोर्डेड वेयर हाउसेज में अगर कोई गुड्स रखा हुआ है और वो एक ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है तो इस केस में यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा। कस्टम एक्ट 1962 परमिट करता है गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड इनटू इंडिया टू बी डिपोजिटेड इन द बॉन्डेड वेयर हाउसेज। कभी भी गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसको आप फिर क्या कर सकते हो, वेयर हाउस में डिपॉजिट करा के रख सकते हो ऑन फाइलिंग इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। द इम्पोर्टर इज एट लिबर्टी, इम्पोर्टर अपनी लिबर्टी पे वो क्या कर सकता है, गुड्स की ऑनरशिप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है व्हाइल द गुड्स रिमेन डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउसेज। ओके, however the supply of the warehoused goods, अगर आप warehouse goods को सप्लाई करते हैं टू एनी पर्सन बिफोर द क्लियरेंसेस फॉर होम कंजप्शन, अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हैं warehouse goods, यानी अभी warehouse में रखा हुआ है गुड्स और अभी तक वो होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंसेस नहीं आया, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप जो सप्लाई करते हैं उसे ना तो सप्लाई माना जाता है, यानी मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स की, देन इट इज नीदर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, value of such inbound sales is not included in the value of exempt supply for the purpose of the reversal of ITC। यहाँ पर जो इनबाउंड सेल्स होती है, इनबाउंड सेल्स होती है, क्योंकि इनबाउंड सेल्स अब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आपके वेयर हाउस में रखा हुआ है और ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो सेल तो हो ही रही है, तो सेल हो रही है उसको हम ना तो सप्लाई मान रहे हैं, यानी जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई। तो क्या वो एग्जम्प्ट सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होती है क्या? नहीं, इस एग्जम्प्टेड सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएसटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी। जब भी कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो क्या कस्टम ड्यूटी के एडिशन में आपकी जीएसटी भी लगेगा? यस, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, आपके आईजीएसटी भी लगेगा, पर जो आईजीएसटी लगेगा उसका आप वापस से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपके ऊपर जो आईटीसी लग के आएगा या कोई भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लग सकता है, तो कोई भी अगर आपकी जीएसटी इसी एज आई आई लगता है इम्पोर्ट में, तो और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी अगर आपके ऊपर लगा है तो वो आप वापस से आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हो। ओके, तो आईजीएसटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पर आईजीएसटी लगता है इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के एडिशन में द गुड्स इंपोर्टेड, अगर गुड्स इंपोर्ट करते हैं देन कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज अलॉन्ग विद द आईजीएसटी, तो कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी अलॉन्ग विद आईजीएसटी। टैक्सेबिलिटी ऑफ हाई सी सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई सी सेल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई सी सेल्स? लाइक मिस्टर ए है इंपोर्टर, वो इंडिया का है, उसने यूएसए में मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 यूनिट्स भेज दो, मिस्टर बी ने रवाना कर दिया वहां से। जैसे ही मिस्टर बी ने वहां से रवाना किया है, मिस्टर बी ने अभी तक वहां से गुड्स का डिलीवरी नहीं किया, बस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अभी तक ऑर्डर दिया है। मिस्टर ए के पास मिस्टर सी से भी ऑर्डर आया कि मुझे वो गुड्स चाहिए, तो मिस्टर ए ने क्या किया, वो गुड्स इंडिया में नहीं आया उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, मिस्टर सी को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? मिस्टर सी को सेल कर दिया। तो मिस्टर सी कहाँ से बिलोंग करता है? यूके से बिलोंग करता है, वो यूके से भी बिलोंग कर सकता है और मे भी वो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो यहाँ पर मिस्टर बी जो मिस्टर सी इंडिया का भी हो सकता है, कहीं का भी हो, मीन्स वो गुड्स इंडिया में आने से पहले ही सेल हो गया। वापस से ले लो एग्जांपल, मिस्टर ए है इंडिया का, उसने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया, वो यूएसए का है, उसने गुड्स डिलीवर करा, मिस्टर ए को अभी तक डिलीवर नहीं किया, उससे पहले ही मिस्टर ए के पास कोई आया पर्सन मिस्टर सी आया, उसने बोला मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो डायरेक्टली मिस्टर बी अब किसको सप्लाई कर रहा है? मिस्टर सी को सप्लाई कर रहा है। किसके कहने पे सप्लाई कर रहा है? मिस्टर ए के कहने पे सप्लाई कर रहा है, यानी मिस्टर ए ने गुड्स इंडिया में आए नहीं उससे पहले मिस्टर सी को बेच दिया, तो उसको बोलते हैं हाई सी सेल्स। क्या बोलते हैं? हाई सी सेल्स। तो देखो, इफ द गुड्स वेयर बाय द ओरिजिनल इंपोर्टेड सेल द गुड्स टू द थर्ड पर्सन बिफोर द गुड्स आर एंटर्ड इनटू द कस्टम क्लियरेंसेस, यानी अभी तक गुड्स आए ही नहीं उससे पहले ही हमने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, तो इट इज नोन एज अ हाई सी सेल्स। आफ्टर द हाई सी सेल्स, यहाँ पर जैसे ही हाई सी सेल के बाद कस्टम डिक्लेरेशन बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड बाय द पर्सन, यानी अब तो मिस्टर सी फाइल करेगा ना, मिस्टर सी के पास चले गई ऑनरशिप, तो मिस्टर ए ने तो मिस्टर सी को बेच दिया, हाई सी सेल कर दी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उस केस में अब मिस्टर सी ओनर हो गया और मिस्टर सी अब बिल ऑफ एंट्री लेके जाएगा कस्टम वेयर हाउसेज में, कस्टम एरिया में, और उसके बाद वो माल लेके आ जाएगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? हु बाय द गुड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इंपोर्टर। ओरिजिनल इंपोर्टर था मिस्टर ए, बट मिस्टर सी ने खरीद लिया, तो मिस्टर सी बिल ऑफ एंट्री लेके जाएगा। और जीएसटी कभी भी नहीं लगता है हाई सी सेल पे, आईजीएसटी इज लेवेबल ओनली व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड। आईजीएसटी टैक्स तभी लगता है जब कस्टम वेयर हाउसेज से होम कंजप्शन इंडिया के अंदर लाएगा, और वो भी कौन? थर्ड पार्टी, मिस्टर सी, जो ओरिजिनल जो अब जिसने ओरिजिनल इंपोर्टर से गुड्स खरीदी। ओके, हाई सी सेल का मतलब समझ में आ गया, गुड्स इंडिया में आया ही नहीं उससे पहले सेल कर चुके हैं। नेक्स्ट,
आगे बात करते हैं हम थर्ड कंट्रीशिप में मैं मिस्टर ए है यहाँ पर, मान लेते मिस्टर ए इंडिया का है, मिस्टर बी जो है वो सप्लायर है और मिस्टर सी बायर है। मिस्टर ए के पास ऑर्डर आया था मिस्टर सी से कि मुझे 1000 यूनिट चाहिए, वो यूके का है मिस्टर सी, और मिस्टर बी जो है वो यहाँ पर यूएस का है, वो सप्लायर है। तो यहाँ पर मिस्टर ए तो ऐसे इंटरमीडिएट काम कर रहा है, सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर है यूएस का, और मिस्टर ए के पास ऑर्डर पड़ा हुआ है कहाँ से, यूके से 1000 यूनिट। तो मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी को कि आप मेरे यानी आप मिस्टर सी को सप्लाई कर दें, बट बिलिंग यहाँ पर दो हो रही, एक तरह से तो पहले मिस्टर बी से मिस्टर ए माल खरीद रहा है, फिर मिस्टर ए मिस्टर सी को बेच रहा है, ओके, क्योंकि मिस्टर ए इंडिया का है, उसने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 यूनिट्स चाहिए, और मिस्टर सी से ऑर्डर आया था कि उसको चाहिए, तो मिस्टर ए ने 1000 यूनिट्स मिस्टर सी को सेल कर दी। यानी मिस्टर ए जो इंडिया से बिलोंग करता है उसने यूएस से खरीद के यूके में बेच दिया, बट यहाँ पर शिपमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, शिपमेंट ऐसे नहीं हो रहा है, यानी जो मिस्टर बी है वो गुड्स का डिलीवरी पहले इंडिया में नहीं दे रहा है और फिर इंडिया से यूके में नहीं जा रहा है, मिस्टर ए ने कह दिया कि डायरेक्टली मुझे डिलीवरी यूके में कर दो, मिस्टर बी को बोल दिया मुझे डायरेक्ट डिलीवरी यूके में कर दो, यानी इंडिया में गुड्स टच नहीं हुआ, बट इंडिया से इनवॉइसिंग हुई है, इंडिया में गुड्स टच नहीं हुआ है, केवल इंडिया में इनवॉइसिंग हुई है। तो इस केस में यहाँ पर क्या टैक्स लगेगा, क्या नहीं, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है। तो वेयर बाय द गुड्स मूव फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर विदाउट टचिंग इंडिया, गुड्स टच नहीं हो रहा है, बट इनवॉइसिंग इंडिया में हो रही है ना, इनवॉइसिंग इंडिया में हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया का है, उसको ऑर्डर मिला है गुड्स का यूएसए से, A find the supplier C in China and ask him to supply the goods to the B in USA. चाइना से उसने यूएसए में सप्लाई करने के लिए कहा, दो इनवॉइस रेज हुए, एक तो ए ने रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया का और बी ऑन बी इन यूएसए एंड द अदर बाय द सी, चाइना का जो है, चाइना से हमने खरीद के यूएसए में बेचा ना, तो चाइना वाले ने तो मिस्टर ए को परचेज का बिल दे दिया और मिस्टर ए ने जो है वो यहाँ पर यूएसए में जो गुड सेल किया उसमें सेल का बिल दे दिया, तो टू इनवॉइसेस यहाँ पर रेज हो गए। द पॉइंट टू बी नोटेड दैट गुड्स डोंट टच इंडियन स्टोर, गुड्स जो है उसने इंडियन स्टोर्स को टच भी नहीं किया, इंडियन स्टोर्स को टच भी नहीं किया अभी तक, और यहाँ पर गुड्स डायरेक्टली चाइना से यूएसए में डिलीवरी हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, taxability of the goods imported by the special economic zone, special economic zone separate state treat होती है, whenever it is imported the goods IGST will be charged, बट यहाँ पर एग्जम्पशन दे रखा है कि टैक्स इम्पोर्ट, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गुड्स इम्पोर्ट करता है तो उस पर क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, पूरा एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द होल ऑफ द IGST। टैक्सेबिलिटी ऑफ द गुड्स इम्पोर्टेड बाय द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिसका मेन काम एक्सपोर्ट है वो इंडिया में सप्लाई नहीं करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर इंपोर्ट करती है तो इस केस में बोला है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आर अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी वो जितना भी इंपोर्ट करे वो ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, मींस इस पे ना तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, ना IGST लगेगा, ना ही GST कॉम्पनसेशन सेस लगेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जब भी गुड्स इंपोर्ट करती है इंडिया में तो वो पूरा टैक्स फ्री होता है अंडर द साइड नोटिफिकेशन, बट ये एग्जम्पशन IGST का केवल टिल 31 मार्च 2020 तक दे रखा है। इम्पोर्ट एज ए बैगेज, अगर एक पर्सनल आइटम जैसे एक पैसेंजर गया है यूएसए या यूके कहीं पर भी और अब्रॉड में थोड़े टाइम रह के वो वापस इंडिया में लौट रहा है तो वो क्या बोला जाता है, इम्पोर्ट एज ए बैगेज। अगर आप इम्पोर्ट करते हैं बैगेज के रूप में तो आपके ऊपर कोई IGST नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन सेस नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स का इंपोर्ट हो चुका है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज का, किसका इंपोर्ट करें, सर्विसेज का। तो यहाँ पर स्केड्यूल 1 का पैरा 4 जो हमने बात करी थी कि अगर कोई रिलेटिव से अगर आप इंपोर्ट करते हो फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर आपका जैसे लाइक मिस्टर ए है इंडिया का, उसने यूएसए से मिस्टर बी से सप्लाई ली है, कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, ठीक है ना, फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, किसके लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर IGST लगेगा, ओके। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हम सर्विसेज का फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम और एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट, उसकी किसी एस्टैब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है, इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे शैल बी डिवाइडेड टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, IGST बोलते हैं, ऑन ऑल द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 जो है IGST एक्ट का, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, गवर्नमेंट GST काउंसिल के सुझाव पे स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरीज को उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे, और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो GST काउंसिल के सुझाव पे स्पेसिफाई कर सकती है उन गुड्स उन सर्विसेज की कैटेगरी को, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इम्पोर्टर रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी हैं जहाँ पर यहाँ पर इम्पोर्टर क्या करता है, जो रेसिपिएंट है वो खुद यहाँ पर इम्पोर्ट के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करता है। नॉर्मली होता भी यही है, बस केवल और केवल एक OIDAR की सर्विसेज होती है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी अदर जो केसेस होते हैं उनमें तो हर केस में इम्पोर्टर ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है, अदर देन कि वहाँ पर एक्सेप्शन हो, एग्जम्पशंस हो। अगर एक गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है टैक्सेस का तो बात अलग है, अदरवाइज इम्पोर्टर ही पे करता है रिवर्स चार्ज में। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाई भी कर रखी कैटेगरीज जहाँ पर इंपोर्ट होता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो वो स्पेसिफाई करता है उन सर्विसेज को, टैक्स ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर। व्हाट इज अ टेरिटोरियल वाटर? जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के बेस लाइन से इंडिया के 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। इंडिया की बेस लाइन से इंडिया के 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, जिसमें टेरिटोरियल वाटर में अगर आप सप्लाई करते हैं मीन सप्लायर का प्लेस भी उस टेरिटोरियल वाटर में है, उस 12 नॉटिकल माइल में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही है। तो उसका नियरेस्ट अपन देखते हैं, नियरेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो देखते हैं, नियरेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो देखा जाता है। तो वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, अगर जो सप्लायर का लोकेशन है वो टेरिटोरियल वाटर में है तो सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर टेरिटोरियल वाटर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये क्या माने जाते हैं, शैल बी डीम्ड टू द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। ओके, कंप्लीट है टेरिटोरियल वाटर में। तो जहाँ से टेरिटोरियल वाटर में 12 नॉटिकल माइल तक है, जहाँ से वो सप्लाई कर रहे हैं उसका नियरेस्ट जो स्टेट है दैट स्टेट विल बी ट्रीटेड कि वहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर जिस टेरिटोरियल वाटर में प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर प्लेस जहाँ पर सप्लाई हो रही है उसके नियरेस्ट जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और सप्लायर से प्लेस ऑफ सप्लाई पे जब भी डिलीवरी होती है तो हमारी GST चार्ज होता है। ओके, यानी इफ इट इज विद इन द यूनियन टेरिटरी देन CS, और if it is interstate then it is treated as IGST। okay, स्पेशल प्रोविजंस, आपको OITR की सर्विसेज पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है क्या, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ देते हैं, बाय द वे ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो OIDR की सर्विसेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, OIDR की सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विसेज। ओके, तो स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, है ना, टैक्सेस के पेमेंट के लिए बाय द सप्लायर ऑफ द OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विसेज है। तो सर्विसेज बाय एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन जो लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एंड रिसीव्ड बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, अगर कोई भी सर्विसेज बाय एनी पर्सन जो यहाँ पर कोई भी सर्विसेज दे रहा है, कौन दे रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया के बाहर का आदमी, यूएस का एक पर्सन है वो इंडिया में सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, और इंडिया में जिस पर्सन को सप्लाई कर रहा है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, मीन्स या तो वो गवर्नमेंट है या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST। ओके, तो अगर कोई भी पर्सन सर्विसेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है जो लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और रिसीव्ड कॉल कर रहा है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, देन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो इस केस में जो सप्लायर है USA का जो पर्सन है वही इंडिया में टैक्स पे करेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि OIDR की सर्विसेज क्या है, जैसे आप ई बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हो फॉर द पेमेंट वुड अमाउंट टू द रिसिप्ट ऑफ द OIDR सर्विसेज। नेक्स्ट है इंपोर्टेशन ऑफ OIDR सर्विसेज, अगर आप OIDR की सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं बाय बिजनेस एंटिटी, क्योंकि देखो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट का मतलब होता है अदर देन बिजनेस एंटिटी, है ना, उसमें तो सप्लायर पे कर रहा है, बट इंपोर्ट जो पर्सन कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी है तो वो बिजनेस एंटिटी खुद टैक्स पे करेगी। ओके, ये ध्यान में रखें, द ट्रांजेक्शन वुड बी अमेंडेबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर बिजनेस एंटिटी, क्योंकि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर इंपोर्टर है तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो बिजनेस एंटिटी नहीं होती, वो या तो गवर्नमेंट होता है या अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो गवर्नमेंट भी वो होती है जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं ले रही है, यानी बिजनेस एंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये अमेंडेबल होगा टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर पर्टिकुलर सर्विस इज एन OIDR सर्विस, क्या पर्टिकुलर सर्विस जो है वो OIDR की सर्विसेज है क्या, तो उसके लिए अपने कुछ टेस्ट होते हैं, आपको ये देखना है कि आप वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ही वो OIDR की सर्विसेज है, और बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज के आप वो सर्विसेज दे भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया, तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किए बिना अगर आप वो सर्विसेज दे सकते हैं तो दैट इज नॉट ए OIDR सर्विसेज। लाइक अगर आपने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर से वो दे दिए, सप्लाई कर दिए, तो वो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बिना नेट के भी आप यूज कर सकते हैं, तो इट इज नॉट OIDR, बट आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो दैट इज OIDR की सर्विसेज। ओके, तो OIDR की सर्विसेज है या नहीं है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज पे।
नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, आईटीसी की। कभी भी कोई पर्सन जो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, क्या उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या उसको यहाँ पर जीएसटी लॉ में जो भी उसका टैक्स लगा है उसका आईटीसी मिलेगा क्या? तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगर गुड्स का इंपोर्टर, ऑल द इंपोर्टर्स, जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनको जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। जितने भी इंपोर्टर्स है, लाइक मिस्टर ए इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, तो वो जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेगा तो उस बिल ऑफ एंट्री में जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑल द इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, यानी उनको जीएसटी नंबर डालना होगा इन द बिल ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फॉर अवेलिंग द आईटीसी। चाहे उनको आईटीसी अवेल करना है तो भी जीएसटी नंबर होना चाहिए बिलिंग में, बिल ऑफ एंट्री पे। चाहे उनको यहाँ पर क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो भी बिल ऑफ एंट्री में होना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ द इंपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर यहाँ पर एग्जेम्प्टेड गुड्स का आप इंपोर्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन। तो एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स that is either not liable to tax are not required to obtain the registration। अगर आप exclusively exempted goods में डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो आपको आईटीसी चाहिए। तो इस केस में अगर आपका जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं भी होगा तो इनफ है, कोई जरूरत नहीं है। आपका पैन नंबर आप दिखा दो, वहाँ पर बिल ऑफ एंट्री में पैन नंबर डाल दो, बस दैट इज सफिशिएंट। ओके। नेक्स्ट सर्विसेज का इंपोर्टिंग, गुड्स की इंपोर्ट की बात करते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट सर्विसेज का इंपोर्ट करते हो तो उसमें तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और आपको जो भी आप शो करते हैं उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी नंबर प्रेजेंट करना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आईटीसी। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और उस पर आईजीएसटी पे किया, उसका आईटीसी मिल जाएगा क्या? यस। ITC of the IGST paid at the time of the import is available to the importer subject to such condition and restriction provided in the section 16 and 17. ITC can be utilized by the registered person। ITC जो है वो registered person utilize कर सकता है for the payment of taxes on its outward supply। ITC जो है वो यहाँ पर registered person ले सकता है, यानी जो भी import goods पे IGST पे किया उसका ITC ले लो, उस ITC को यूज कर सकता है कोई भी taxes का पेमेंट करने के लिए। क्लियर है? जो भी आईटीसी होगा वो यूटिलाइज भी कर सकता है। यहाँ पर जो इंपोर्टर है वो आईटीसी, उसके पास जो भी आईटीसी मिलेगा ही कैन यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्सेस। इवन जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी अगर लगता है उसके ऊपर, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन टैक्स का भी, उस सेस का भी वो क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है, और उसको भी आके वो यूज कर सकता है आउटवर्ड टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए, आउटपुट टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए। आईटीसी ऑन द आईजीएसटी पेड ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है और आईजीएसटी पे किया तो उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी वैसे जो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन 17 जो है आईजीएसटी जीएसटी एक्ट का, उसमें आपको वैसे भी स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस बता रखे हैं कि अगर वो सारी कंडीशंस आप पूरी करते हो तो आपको आईटीसी अवेलेबल होगा। ओके। तो आईजीएसटी पेड, अगर आपने कोई भी आईजीएसटी पे किया ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो इज अवेलेबल एज आईटीसी एट पार विद आईजीएसटी पेड ऑन एनी अदर सप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 एंड 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यदि आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो तो सर्विसेज की इंपोर्ट पे अगर आपके आईजीएसटी लगा है तो उस आईजीएसटी का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बस आपको आईजीएसटी सीजीएसटी एक्ट की जो सेक्शन 16 है 17 है उसमें कुछ कंडीशंस बता रखी है, उन कंडीशंस को आपको पूरा करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपोर्ट कंप्लीट है, आपको नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हेनेवर वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स वी आर सेलिंग द गुड्स आउटसाइड कंट्री। अगर हम गुड्स सेल करते हैं इंडिया के बाहर तो भी हमारे क्या माना जाता है, ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, और इस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। ओके। तो एक्सपोर्ट टू द डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज अगर आप सप्लाई करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब इंटर स्टेट सप्लाई ट्रेड किया जाता है और उस पर आईजीएसटी लगेगा। ओके। सप्लाईज मेड फॉर द एक्सपोर्ट थ्रू द मर्चेंट एक्सपोर्टर, अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए सेपरेट प्रोविजंस बने हुए हैं, और मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू अगर आप कभी भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर आपका टैक्स कितना लगेगा, आर टैक्स एट द 0.1% विद आईटीसी बेनिफिट। आपका टैक्स यानी जब भी आप मर्चेंट के एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स देना है 0.1% और आपको आईटीसी मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू ईओयू, इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में गुड्स जाते हैं, या ईएसटीपी में गुड्स जाते हैं, एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जाते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क में जाते हैं, तो उनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? डीम्ड एक्सपोर्ट। और उनके ऊपर भी आपको जो एक्चुअल एक्सपोर्ट होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एक्चुअल एक्सपोर्ट पे हम जो बेनिफिट देते हैं सेम बेनिफिट हम डीम्ड एक्सपोर्ट में भी देंगे। तो डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, यानी वो डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि डीटीए यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वो भी इंडिया के अंदर का ही पार्ट है, और ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यानी ऐसी यूनिट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी इंडिया के अंदर है।
तो डीटीए और ईओयू दोनों इंडिया के अंदर है, बट डीटीए से ईओयू में सप्लाई होता है तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है, बट वो एक्सपोर्ट एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है, वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। ओके, बट उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान के उस पर सारे बेनिफिट अलाउड किए जाते हैं, जैसे कि सारे बेनिफिट एक्चुअल एक्सपोर्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 की हम बात करते हैं आईजीएसटी एक्ट के। अगर कोई सप्लायर जो लोकेटेड है इंडिया में, यानी एक्सपोर्ट में ये तो होता है ना कि इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर के किसी पर्सन को माल बेच रहा है, तो जो सप्लायर है वो इंडिया का होगा और जो रेसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर का होगा। तो सप्लायर जो है, व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन द इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर की, और टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर आप जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिलीवर कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को डिलीवर कर रहे हैं, और इन द टैक्सेबल टेरिटरी बट नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, बट वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ओके, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि वेन एवर यू आर सेलिंग द गुड्स फ्रॉम द इंडिया आउटसाइड इंडिया, यू आर सेलिंग द गुड्स टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देन इट इज ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी चार्ज होगा। सारे एक्सपोर्ट्स को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, सबके ऊपर क्या लगाया जाता है, आईजीएसटी लगाया जाता है।